तरक्की की यह तस्वीर है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की, जहां किसान नित नए प्रयोगों से अपनी आमदनी के द्वार खोल रहे हैं। जलवायु कृषिगत विविधता वाले झाबुआ जिले में किसान अश्वगंधा, हल्दी, अजवाइन, ड्रैगन फ्रूट जैसी फसलों को लगाकर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। झाबुआ जिले के गुजरपाड़ा के कृषक खेमराज मेड़ा ने पहली बार अपने खेत में 1.5 एकड़ में अश्वगंधा की फसल लगाई। समय पर आके वो देखते हैं, हर समय आके देखते हैं। ये एक सप्ताह में एक राउंड मार के देखते हैं कि बोलते हैं कि तेरे को ये करना है, ये करना है। मैं वो जो बोलते हैं वो मैं करके रखता हूँ उनके आने के पूर्व। ये जो खेती मैंने किया है, अब मेरे को ज़्यादा अनुभव नहीं था, उन लोगों ने मेरे को ये प्रेरणा दी और मैंने ये किया काम, तो फिलहाल ये अच्छी फसल है। पहली बार लगाई गई इस फसल को लेकर किसान खेमराज के मन में कई शंकाएं भी थी, जिन्हें विभाग के अधिकारियों ने दूर किया। विभाग ने न सिर्फ किसान को फसल के बीज उपलब्ध करवाए, बल्कि समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी किया। उत्पादन से रिलेटेड उसको हम सारी ये समस्या हो अगर वो भी बताते हैं कि उसमें कब सिंचाई करना, कब पानी देना, तो किसान आगे रह के फिर वो मोटिवेट होता है। और इसी को देखते हुए फिर दूसरे किसानों को भी हम उन किसानों के साथ जोड़ते हैं। अश्वगंधा की खेती। अश्वगंधा एक कम खर्च में अधिक आमदनी तथा निर्यात से विदेशी मुद्रा देने वाली महत्वपूर्ण औषधीय फसल है। इसका वानस्पतिक नाम विथेनिया सोमेनिफेरा ड्यूनाल है, जो सोलनेसी कुल का सदस्य है। इसे असगंध या आस्कन के नाम से भी हम जानते हैं। अश्वगंधा का प्रयोग प्राचीन काल से ही विभिन्न रोगों के निदान में उपयोग के कारण इसे आयुर्वेद में महाऔषधि की संज्ञा भी दी गई है। बैंगन के कुल के इस पौधे के प्रत्येक भाग में औषधियों का भंडार है, लेकिन इसकी जड़ों का उपयोग अधिक होता है। यह अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, चक्कर, हृदय रोग और रक्त शोधन में उपयोगी है। यह बल वृद्धि करते हुए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। साथ ही गठिया, वात, दर्द, स्नायु संबंधी कमजोरी को दूर कर शरीर में नवस्फूर्ति प्रदान करता है। अश्वगंधा की जड़ के चूर्ण को दूध के साथ जाड़े में 2-3 माह तक सेवन करने से शरीर में स्फूर्ति, ओज व कांति आती है। ये कमजोर बच्चों के लिए एक टॉनिक का काम करता है और बच्चों के शरीर को विकसित कर उन्हें हष्ट-पुष्ट बनाता है। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हर कोई किसी न किसी मानसिक और शारीरिक तनाव से ग्रसित है, अश्वगंधा की जड़ में पाए जाने वाले कुछ विशेष रसायनों में तनाव मुक्ति, एंटी स्ट्रेस का गुण पाया जाता है, जिसके लगातार सेवन से किसी भी प्रकार का तनाव हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इस कारण से देश सहित इसकी मांग विदेशों में भी बढ़ रही है तथा भाव भी अच्छा मिलने लगा है। इसीलिए इसकी खेती किसान भाइयों के लिए एक लाभदायक खेती है। भूमि का चुनाव। अश्वगंधा के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। भारी मिट्टी में इसकी उपज अच्छी नहीं होती। हल्की व मध्यम हल्की भूमि सर्वोत्तम होती है। मानसून प्रारंभ होने से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई कर पाटा चलाएं। इसके बाद मिट्टी को भरपूरा करते हुए फावड़े की सहायता से समतल क्यारियां बना लें। इस समय यह भी ध्यान रखें कि क्यारियां समतल हों और खरपतवार रहित हों। उन्नत जातियां एवं लक्षण। अश्वगंधा की उन्नत किस्मों में प्रमुख किस्म है जवाहर अश्वगंधा 20। यह 80 से 120 दिन की अवधि की होती है एवं इसमें जड़ों की उपज 6 से 8 क्विंटल एवं बीज की उपज 4 से 6 क्विंटल तक प्राप्त होती है। दूसरी किस्म है जवाहर अश्वगंधा 134। यह 175 से 190 दिन की अवधि की होती है एवं इसमें जड़ों की उपज 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एवं बीज की उपज 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। तीसरी किस्म राजविजय 100। यह 150 से 170 दिन की अवधि की होती है। इसमें जड़ों की उपज लगभग 6 से 7 क्विंटल एवं बीज की उपज लगभग 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। बुआई एवं बोने का तरीका। अश्वगंधा की बुआई जुलाई के अंत से अगस्त के मध्य तक की जाती है, जब वर्षा लगभग 70% तक समाप्त हो जाती है। इसकी बुआई छिड़काव विधि से की जाती है। पर्याप्त नमी होने पर अंकुरण 8 से 10 दिन में हो जाता है। खाद एवं उर्वरक। अश्वगंधा की खेती के लिए जीवांश खाद का उपयोग लाभदायक होता है। भूमि में जीवांश की मात्रा बनाए रखने के लिए 5 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के मान से जून माह से अच्छी तरह भूमि में मिलाकर बखरना चाहिए। इससे जड़ों की गुणवत्ता में गुणवत्तात्मक सुधार होता है। इसके साथ ही फसल बोते समय कतारों में 6 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर 20 से 25 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो स्फूर एवं 30 से 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से बोने के समय कतारों में बीज के नीचे अथवा संपूर्ण खेत में फैलाकर अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाने के बाद ही बुआई करनी चाहिए। सिंचाई। अश्वगंधा की फसल सामान्यतः असिंचित अवस्था में उगाई जाती है, परंतु बुआई के समय पर्याप्त नमी न होने पर अंकुरण के लिए हल्की सिंचाई की जा सकती है।
बाद में यदि जमीन में दरार अधिक हो तो बोने के 80 से 100 दिनों पर भी 1 या 2 सिंचाई दे सकते हैं। निंदाई गुड़ाई। अश्वगंधा की खेती में फसल की आरंभिक बढ़वार बहुत धीमी होती है, अतः 20 से 50 दिन की अवस्था में निंदाई गुड़ाई करनी चाहिए। इस समय पौध विरलन का कार्य भी करें एवं 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और कतार में पौध से पौध की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर रखें। कतारों में बोनी अथवा छिड़काव में बोनी प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 70 से 80 पौध रखें। आवश्यकता से ज्यादा पौध संख्या होने पर जड़ें पतली हो सकती है, वहीं कम पौध संख्या रहने पर जड़ें मोटी, खोखली एवं काष्ठयुक्त हो जाती है, जो अनुपयुक्त मानी जाती है। कीट एवं व्याधि नियंत्रण। सामान्यतः अश्वगंधा में कोई विशेष कीट का प्रकोप नहीं होता है, किंतु कभी कभी माहों का प्रकोप होता है। ऐसी अवस्था में हमें इमिडाक्लोरोपाइड 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इसी प्रकार अश्वगंधा की फसल को पाले से बहुत अधिक नुकसान होता है। पाला पड़ने पर इसकी पत्तियों के सिरे झुलस जाते हैं। लंबी अवधि तक पाला रहने पर पत्तियां पूरी तरह से झुलस जाती है। इससे बचाव हेतु हमें शाम के समय धुआं करना चाहिए। पाले की आशंका अधिक होने पर हल्की हल्की सिंचाई भी हम कर सकते हैं। भूमिजनित रोगों के लिए कृषक भाई जैविक फफूंदनाशक का उपयोग कर सकते हैं या फिर देसी खाद या केचुआ खाद का मिलाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। पादप संरक्षण प्रबंधन कार्य के दौरान ये भी ध्यान रखें कि अनावश्यक कीटनाशी या रोगनाशी प्रयोग न करें। कटाई। फसल कटाई उपयुक्त अवस्था पर ही करें। फसल पकने पर फल नारंगी रंग के हो जाते हैं, जिनमें बीज भरे रहते हैं। फसल पकने पर हल्की सिंचाई करें। अत्यंत कम नमी की अवस्था को बनाए रखते हुए पौधे को ऊपर की ओर खींचकर जड़ समेत निकालें। ध्यान रहे कि एक बार में पूरी जड़ बाहर आनी चाहिए। इस समय नमी की अवस्था अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पौधे के समूह बनाकर जड़ को बाकी पौधों से अलग किया जाता है। सारी जड़ें एकत्रित कर सुखाई जाती है और सुखाने के बाद जड़ों का श्रेणीकरण किया जाता है। मंडी में अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए जड़ों को श्रेणीकृत करके ही बेचना चाहिए। अधिक शुष्क पदार्थ अथवा अधिक पाउडर युक्त जड़ों का मंडी में अच्छा भाव मिलता है। ये ना तो ज्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज्यादा पतली होनी चाहिए एवं ज्यादा शाखाएं भी नहीं होनी चाहिए। श्रेणीकरण के पश्चात कृषकों को गहाई का कार्य करना होता है। इसके लिए थ्रेशर का उपयोग किया जाता है। गहाई से हमें अश्वगंधा का बीज मिलता है। आर्थिक महत्व वाले बीज के अलावा शेष बचे हुए पौधे का हिस्सा भी बाजार में बिक जाता है, जिनमें पत्तियां और तना शामिल रहता है। इस प्रकार अश्वगंधा का पूरा पौधा ही आर्थिक महत्व के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कोई भी भाग व्यर्थ नहीं जाता है। वर्तमान में बाजार में ट्रैक्टर चलित थ्रेशर व ग्रेडर आ रहे हैं, जिनसे पूरी फसल डालने पर पंचांग, बीज व जड़ें अलग अलग हो जाती हैं। इस काम में हमें साफ स्वस्थ बीज एवं जड़ें प्राप्त होती हैं। दहाई के पश्चात प्राप्त पंचांग भी बाजार में अच्छे भाव पर बेचा जा सकता है। प्रसंस्करण। मोटी तथा स्टार्च युक्त जड़ें विभिन्न दवा बनाने वाली कंपनियों द्वारा बारीक पाउडर के रूप में पीसकर कैप्सूल अथवा गोलियां बनाने के काम आती हैं। इसके मुख्य खरीदार डाबर, वैद्यनाथ, झंडू, हिमालय जैसी ड्रग कंपनियां हैं। वहीं रिश्तेदार व पतली जड़ों का सॉल्वेंट यानी सांद्र अल्कलाइड कॉन्सेंट्रेट निकालकर दवा बनाने वाली इकाइयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। मध्य प्रदेश में अश्वगंधा की ग्रेडिंग या श्रेणीकृत जड़ों की मंडी नीमच तथा नीमच जिले के मनासा में है, जहां किसान आसानी से इसे बेच सकते हैं। इस तरह अश्वगंधा झाबुआ जिले में नई किंतु कृषक भाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी फसल साबित हो रही है। जो अभी मध्य प्रदेश शासन का देवारण्य कार्यक्रम आया, उस कार्यक्रम के लगभग आसपास ही हमने झाबुआ जिले में अश्वगंधा की फसल का यहाँ पर शुरुआत की है। पहला ही यहाँ पर इसको हम पहली बार जिले के अंदर इसको बड़े क्षेत्र में नवाचार के रूप में लगाया और आज की स्थिति में जो फसल की हम देखते हैं तो फसल की स्थिति बेहतर है और ऐसा हमको आशा है कि झाबुआ जिले को ये सूट कर जाएगी। यहाँ के किसानों के खेतों में इसका स्थान भी बनेगा। झाबुआ जिले का जो किसान है वो प्रदेश के उन मतलब सबसे ऊपर आने वाले जिलों में है जहाँ पर सर्वाधिक वैज्ञानिक रीति से खेती होती है। यहाँ पर फसलों की विविधता भी काफ़ी है, डाइवर्सिटी जिसको बायोडाइवर्सिटी एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी कहते हैं, उसकी विविधता है। इन विविधताओं के साथ साथ यहाँ पर नई तकनीक और नई तकनीक के साथ साथ यहाँ के किसान समुदाय का, किसान समाज का जो एक पारंपरिक अपना ज्ञान है, उसका पारंपरिक बोध है, उसका सम्मिश्रण करते हुए किसानों की आय को कैसे टिकाऊ बनाते हुए कैसे उसमें वृद्धि की जाए, ये आज के समय की झाबुआ जिले की एक आवश्यकता भी है। और इन आवश्यकताओं को नज़र रखते हुए जिले में जो परंपरागत रूप से फसलें उगाई जा रही हैं, उन परंपरागत फसलों में कुछ वैज्ञानिक तकनीक का ऐसा समावेश किया जाए कि किसानों को उसकी खेती किसानी की लागत कम हो, उसको बेहतर उत्पादन मिले और समय समय पर जो मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी फसल का नुकसान को कम से कम कर सकें। वहीं झाबुआ जिले में दूसरा महत्वपूर्ण फसली प्रयोग ड्रैगन फ्रूट के रूप में किया गया। ड्रैगन फ्रूट हिलोकेरस अनडॉट्स कैक्टेसी परिवार से संबंधित है।
इसे होनोलुलु रानी व पिताया फल के नाम से भी जाना जाता है। यह संतरा, आम, पपीता, केला आदि की तुलना में अधिक पौष्टिक और फायदेमंद है। ड्रैगन फ्रूट बाहर से तो अनानास की भांति होता है, लेकिन अंदर से गूदा सफेद और काले बीजों से भरा हुआ रहता है। यह अपने आकर्षक गुलाबी रंग और उन पर आवृत हरी पत्तियों के चलते ड्रैगन की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम ड्रैगन फ्रूट के नाम से जानते हैं। इसकी खेती भी उष्ण जलवायु और न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा 20 से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्र में सर्वोत्तम मानी जाती है। दोमट रेतीली मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन विभिन्न प्रकार की मृदा में भी इसे उगाया जा सकता है। बस ध्यान रहे कि मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर हो, 5.5 से 7 पीएच मान वाली हो और उचित जल निकासी से भरपूर हो। खेत को खरपतवार से मुक्त करने के बाद गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर हम खेत तैयार करते हैं। इसके बाद कटिंग विधि से ड्रैगन फ्रूट की बुआई करनी चाहिए। इसे बीज से भी लगाया जा सकता है, लेकिन इससे फल देने में ज्यादा समय लगता है। अच्छे उत्पादन के लिए पौधे से पौधे की दूरी 3 बाई 3 मीटर रखी जाती है, जबकि गड्ढों का आकार 60 बाई 60 सेंटीमीटर रखा जाता है। इसकी फसल को दूसरी फसल की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए टपक सिंचाई या बूंद बूंद पद्धति से आसानी से बुआई के समय, विकास के समय, फूल आने पर और फल विकास के समय सिंचाई कर देनी चाहिए। प्रायः ड्रैगन फ्रूट प्रथम वर्ष से ही फल देना शुरू कर देता है। इसके पौधे में मई और जून माह में फूल लगते हैं तथा जुलाई से दिसंबर तक फल लगते हैं। ड्रैगन फ्रूट के कच्चे फल हरे रंग के होते हैं, जो कि पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। तुड़ाई का सही समय भी रंग परिवर्तन के 3 से 4 दिन बाद का होता है। ड्रैगन फ्रूट का एक पौधा एक सीजन में 3 से 4 बार फल देता है। प्रत्येक फल का वजन 300 से 800 ग्राम होता है। एक बार पौधे पर 50 से 120 फल लगते हैं। इस प्रकार इसकी औसत उपज 5 से 6 टन प्रति एकड़ होती है, जिससे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा होता है। पहले जब हम खेती करते थे तो उसमें हमको खाली बस खाने की पूर्ति होती थी, बेचने लायक कोई चीज़ ही नहीं कर पाते थे खेती में। अब हम गेहूं, चना और सारी चीज़ें करते तो हर थोड़ा थोड़ा बेचने का भी मिल जाता है इन चीज़ों में। इसके अलावा भी झाबुआ जिले में किसान धारवाड़ यानी अरहर की खेती, हल्दी की खेती, अजवाइन की खेती, चने में रेज्ड बेड पद्धति को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। झाबुआ जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा आत्मा द्वारा शुरू किए गए यह प्रयोग अब किसानों की खेती में व्यवहारिक बनते जा रहे हैं। नवाचार के रूप में यहाँ जो गतिविधियाँ अभी तक ली गई हैं, अश्वगंधा की खेती, हल्दी की खेती, अजवाइन, अब SWI वीट जो है रेजबेट चना पद्धति और SMI सरसों, जो कि ज़िले के लिए एकदम नया और एकदम अनोखा प्रयोग है। और निश्चित तौर पे ये पूरी टीम जो है इस तरह से किसानों के खेतों में जाकर के इस तरह के जो ट्रायल और प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाले समय में किसानों का नवीनतम ये नवाचारिक पद्धति अपनाने के लिए रुझान बढ़ेगा। जिला प्रशासन का भी यही प्रयास है कि किसान इस तरह के नवाचारों से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ नई खेती को भी अपनाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की फसलें किसानों के लिए नए अवसर पैदा कर सके। आशा है कि भविष्य में किसान इन सभी पद्धतियों का उपयोग करते हुए तथा इन फसलों का प्रयोग करते हुए न केवल अपनी आय बल्कि राज्य की भी फसल की मात्रा बढ़ाएंगे और इससे देश फसलों के क्षेत्र में विभिन्न दलहनी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनेगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग झाबुआ में विभिन्न प्रयोगों के चलते झाबुआ जिले में किसानों की आमदनी अब दुगुनी हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार का भी यही प्रयास है कि किसानों की आमदनी लगातार बढ़ती रहे और खेतों में खुशहाली की फसल लहलहाती रहे।